In this question, a thin vertical U-tube of very long arms contains some amount of mercury. Period of a small amplitude oscillations of mercury is T1, which is 2 seconds. If in one arm a mass m is equal to 100 gram of water is added, period of a small oscillation becomes T2 is equal to 3 seconds. Find mass of mercury in the tube, and we have to neglect any effect of surface tension. तो इनिशियली ओनली मरकरी इज हियर, तो मरकरी अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है इसमें, तो दोनों साइड में उसका जो लेवल होगा वो लेवल सेम रहेगा. तो सपोज मरकरी इज लाइक दिस, तो मरकरी का लेवल लेट्स से कि इस तरीके से, जब ये इक्विलिब्रियम में है लिक्विड, तो लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों साइड में लेवल विल बी द सेम. तो ऑसिलेशंस अगर मान लीजिए किसी साइड में अगर इसको स्लाइटली पुश मिलता है तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो ये लिक्विड है यहाँ पे मरकरी है दैट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. तो जब यहाँ पे स्लाइटली अगर इसको पुश कर दिया जाए, लेट्स से कि इसको स्लाइटली अगर पुश कर दिया एक्स डिस्टेंस, तो सपोज यहाँ से लेवल कम हो जाएगा और उतना ही लेवल यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो लेवल विल इंक्रीज हियर एंड लेवल विल डिक्रीज हियर. तो बेसिकली जो इस साइड में वेट इंक्रीज हो गया और इस साइड में जो वेट डिक्रीज हो गया, तो डिफरेंस ऑफ वेट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंस इन वेट ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे मासेस अगर हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है तो मासेस को आप या तो डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ इस तरीके से लिख सकते हो. और सपोज इनिशियली दोनों साइड में जो लेंथ थी वो लेट्स से एल के बराबर थी, तो टोटल जो कॉलम लेंथ है, टोटल कॉलम लेंथ इज इक्वल टू एल, इट इज इक्वल टू 2L. तो जो रो इंटू ए है बेसिकली, इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लैम्डा इंटू एल, सिंपली इस तरह से भी लिखा जा सकता है. लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी. ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी एल लेंथ के लिए क्या मास हो, यूनिट लेंथ के लिए क्या मास होगा, उसको एल से मल्टीप्लाई कर दे टोटल मास हो जाएगा. तो इस साइड अगर एल लेंथ था, इस साइड भी अगर एल लेंथ थी इसकी, तो उस केस में जो टोटल मास ऑफ मरकरी है, टोटल मास ऑफ मरकरी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस. मैं इसके लिए जो डेंसिटी उसको लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो डेंसिटी इज लैम्डा 1 into L. Lambda 1 is density of mercury. This is some kilogram per meter type linear mass density. तो जो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हो, सपोज आपने इसको x डिस्टेंस पुश कर दिया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे x कम हो गया, उधर x ज़्यादा हो जाएगा लेवल. तो एक तरीके से जो डिफरेंस इन वेट है, तो वो वेट का डिफरेंस प्रोवाइड करेगा द रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पे एक तरीके से जो लेंथ है वो L माइनस एक्स हो जाएगी और उधर L प्लस एक्स हो जाएगी. तो लैम्डा L प्लस एक्स, लैम्डा 1 L प्लस एक्स इंटू जी, और लैम्डा 1 L माइनस एक्स इंटू जी. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, डिफरेंस ऑफ वेट ऑन बोथ द साइड्स. और ये बेसिकली इसके बराबर आ जाएगा. इसमें 2 का फैक्टर कन्वर्ट आ जाता है यहाँ पर इसमें, क्योंकि एक साइड से x कम हो गया, एक साइड से x इंक्रीज हो गया. तो वी कैन रिमेंबर फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंसेस कि इस तरह से कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्टली वी कैन गो फॉर दिस लैम्डा 1 इंटू 2 इंटू जी. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया. एंड अगर टाइम पीरियड लिखना हो फर्स्ट सिचुएशन में, तो दैट विल बी T1 एंड दिस T1 इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ द मरकरी, लेट्स से दिस इज m1, और जो x के साथ आ रहा है यहाँ पे दैट इज ट्वाइस लैम्डा 1 इंटू जी. तो ट्वाइस lambda 1 into g. This is the time period. Okay, so this is the time period initially. Now अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि some water is added. तो water add करने से let's see कि क्या effect होगा. तो let us take one more tube. Suppose this is the tube, and in this tube red color से I am representing the mercury. तो फाइनली इक्विलिब्रियम सिचुएशन के बारे में यहाँ दिखा देता हूँ. सो सपोज मरकरी का लेवल यहाँ पर है इस साइड में. सपोज मैंने जो राइट साइड है, राइट साइड में वाटर को ऐड किया, तो वाटर इज एडेड ऑन दी राइट साइड लेट्स से. तो वाटर इज एडेड, तो वाटर सपोज यहाँ पे इतना ऐड हो गया. वाटर का जो मास है दैट इज गिवन इन दी इक्वेशन, दैट इज m मास ऑफ द वाटर. तो उसके वजह से जो मरकरी है, मरकरी का लेवल यहाँ पे राइज कर जाएगा. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर द इक्विलिब्रियम. तो इट विल राइज, और ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा. जो इसका लेवल होगा मरकरी का वो यहाँ कहीं पे होगा. तो यहीं पे क्यों होगा, तो जैसे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल लूँ इसमें, ठीक है, एट हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर शुड बी सेम इफ लिक्विड इज सेम.
तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इस इंटरफेस से एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करता हूँ तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मरकरी के लिए इतनी ही लेंथ रिक्वायर्ड है और वाटर के लिए जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी ज़्यादा मास रिक्वायर्ड हो जाएगा। सॉरी मास, सॉरी लेंथ, क्योंकि डेंसिटी देख रहे हैं यहाँ पे, मास तो सेम होगा। ये जो मास है यहाँ पे, जो एम मास यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, वही प्रेशर यहाँ पर ये भी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब दिस मरकरी हैज सेम मास एज दैट ऑफ दिस वाटर मास। वाटर का ये जो एम मास है, मरकरी का ये वाला जो मास है ये भी एम के बराबर होगा और दोनों सेम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब है कि इधर वन आर्म में जो टोटल मास है और इधर जो टोटल मास है बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी सेम। और वो दिख भी रहा है कि ये वाला जो इतना पार्ट जिस जो वाटर है, वाटर का मास है, और ये जो इतना मरकरी है, मरकरी की कम वॉल्यूम या कम लेंथ रिक्वायर्ड होगी उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो इतना यहाँ पर ये मरकरी, उसका भी वही मास। तो ये दोनों मास सेम हो गए। फिर उसके बाद में ये बाकी का मास ऑब्वियसली कि इधर भी उतना ही लेंथ है, उधर भी उतनी लेंथ है मरकरी की, तो दैट मास इज ऑल्सो सेम। ओके, तो इस साइड में मास उतना ही, इस साइड में मास उतना ही है, तो उससे यहाँ पर ये बैलेंस की सिचुएशन है। अब सपोज अब मेरे को इसमें अगर ऑसिलेशंस क्रिएट करने हैं तो आई विल पुश इट। तो अगर मैं इसको सपोज स्मॉल डिस्टेंस एक्स से पुश करता हूँ तो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा और इधर ऊपर चला जाएगा। तो सपोज स्मॉल डिस्टेंस एक्स से पुश किया, तो इफ ऑसिलेशंस आर इंड्यूस्ड, तो उसमें अगर ऑसिलेशंस इंड्यूस करा दिए जाएं और सपोज जो राइट साइड है उसमें एक्स, इसको पुश कर दिया जाए, राइट आर, a right column is pushed by a small distance equal to x। ठीक है, तो अब सीधा हमें यहाँ पर इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है बस उसको देखना चाहिए। तो वाटर का जो मास है, राइट साइड में वाटर का जो मास है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे को तो दोनों साइड का वेट का डिफरेंस देखना है। तो इस साइड में अगर मैं वेट देखूं तो उस वेट में बस मरकरी का ही मास यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और जितना इधर कम होगा उतना ही इधर बढ़ जाएगा। तो क्योंकि एक साइड में कम हो जाता है, एक साइड में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वो टू का फैक्टर, जैसे यहाँ पर अभी बात करी, वो टू का फैक्टर विल बी जनरेटेड है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स विल से कि सेम रहेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो अभी भी लैम्डा वन इंटू टू एक्स इंटू जी, यही रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जो टोटल मास विच इज ऑसिलेटिंग, अभी जो टोटल मास है ये m प्लस m1 हो जाएगा। m इज द मास ऑफ द वाटर। So now the time period of this oscillation will become 2 pi under root m plus m1, and the same restoring force as above, it is 2 lambda 1 into g। तो x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो ऊपर भी वही नीचे भी वही हो गया। एंड फ्रॉम these two relations I have to find the mass of the mercury in the tube। so इसमें ऐसा कर लेना चाहिए कि we should square these equations because masses are in under root। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं स्क्वायर कर लूँ यहाँ पे, तो स्क्वायर करके it is expected कि easily we can solve। तो t1 square, this will be equal to 4 pi square m1 divided by 2 lambda 1 into g, or t2 square, this is 4 pi square। And these calculations are also a very important part of our calculations, because ultimately whatever physics we apply, ultimately we have to calculate. Okay, we have to do some calculations. So calculation is a very important part of solving the questions। So t2 square is 4 pi square, this is m plus m1 2 lambda 1 into g। Okay, so what you will do here, you will just divide these two। अगर आप इन दोनों को divide कर दो तो lambda 1 and all these things will go from here। So just divide these two। So I am dividing t2 square by t1 square। So it will become t2 square by t1 square, and this will become m plus m1 divided by m1। So our motto is to find m1, value of m1। So you can see from here, this will be m by m1 plus 1, and that 1 will go there। So this m by m1, now you can see it clearly, t2 square minus t1 square by t1 square it will become, and now the final answer is m1 is simply, this is t1 square m divided by t2 square minus t1 square। So this is the final answer for the mass of mercury।